नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आनंद में हो? तो आज हम लोग जो है अपना अध्याय 9 कवर करेंगे, जो कि पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता की बात करता है। और अध्याय 9 को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें अध्याय 9 के अंदर है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। आर्थिक समीक्षा के अंदर आपका ग्रीन बजट हो, चाहे राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं हों, चाहे नीतियां हों, नई पहल हो, सब कुछ इस अध्याय के अंदर है। जिसके अंदर भी कुछ चीज़ें तो हमने पहले भी थोड़ी बहुत जो चर्चा कर रखी है। इसलिए आज हम लोग जो आपके यहाँ पर पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता का अध्याय 9 पढ़ेंगे। और अध्याय 9 आर्थिक समीक्षा का जो है उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अध्याय 9 के अंदर अगर हम लोग देखें तो लगभग जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें आपके यहाँ अध्याय 9 जो है उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पर विकसित राजस्थान के तहत हमारे स्पेशली वन रिपोर्ट के डाटा क्या कहते हैं, आज की स्थिति क्या है। वन रिपोर्ट के डाटा क्या कहते हैं, आज हमारी स्थिति क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने नई पहल क्या की है, जितनी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी नई पहल है, जितनी भी योजनाएं हमारे यहाँ पर है उसकी बात करेंगे। हमारा ग्रीन बजट जो पिछली बार आया था वो कितने का था, इस बार जो आया है वो क्या है। सारी योजनाएं जिसके अंदर चाहे हरियाणा और राजस्थान हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान के बाद में आपके उससे पहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान आया, हमने जो है वो अपना वन महोत्सव का आयोजन किया, सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। लगभग जो है वो 15 से 20 योजनाएं, लगभग जो है वो 15 प्लस जो है वो दोस्तों योजनाएं, चाहे बर्तन बैंक की बात करें, सब कुछ इसके अंदर आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके इसी पोर्शन का है, और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों आपके यहाँ पर लगभग 6 नीतियाँ, लगभग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 6 नीतियाँ। और इन 6 नीतियों के अंदर चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर वेस्ट प्रबंधन नीति हो, चाहे वन नीति हो, चाहे आपकी जो है वो दोस्तों पर्यावरण नीति हो, चाहे वेस्ट प्रबंधन नीति हो दोस्तों, वेस्ट प्रबंधन नीति हो, चाहे इसके अंदर आपके यहाँ पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो, चाहे दोस्तों इसके अंदर एक ईवी पॉलिसी के अलावा वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी है, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी है, तो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड है। और उसके साथ साथ एक आपकी स्वच्छ ऊर्जा नीति, स्वच्छ ऊर्जा नीति भी जो है वो दोस्तों इसके अंदर है, जो आपको याद करनी चाहिए। और उसके अलावा एक पोर्शन इसका है और जिसे हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। क्या दोस्तों आपका सतत विकास लक्ष्य SDG, एक पोर्शन इसका है सतत विकास लक्ष्य SDG, जिसके अंदर हमें ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है, ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है। छठे एडिशन में हमारा जो SDG रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या मेन चीज़ थी। आपका लेटेस्ट 7वीं रिपोर्ट आई है उसके अंदर मेन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी होंगी। क्या तैयार हो आप लोग इस चीज़ के लिए? हम आज अध्याय 9 के अंदर जो है वो स्पेशली पहले पर्यावरण से संबंधित नई 2025-26 के अंदर क्या हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर हम 5 से 6 पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक हमारा अध्याय 9 पूरा होगा। थोड़ा ये मान सकता हूँ कि वर्कलोड है आपके ऊपर, लेकिन मैं जितना हो सके डिटेल से ही आपको कवर करवा रहा हूँ। और हर अध्याय में आपको धीरे धीरे, हम अध्याय 9 तक आ गए हैं, आने वाले टाइम में हम सभी अध्याय कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। और टाइम लग रहा है लेकिन 2-2 घंटे अध्याय में लगे, कोई बात नहीं है, एक एक प्रश्न तैयार हो रहा है आपका, ये मान के चलो। ये 13 अध्याय जो है ना वो 13 से 14 आपके प्रश्न हैं, इसलिए आर्थिक समीक्षा को बहुत अच्छे से जो है वो याद करके जाना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर, आज हम लोग सर्वप्रथम जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके यहाँ पर पर्यावरण की नई जो है वो पहल क्या है।
2025-26 के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर मेन क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर हम लोग जो फोकस करेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारा विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047 जो है उसमें हमने इन्वायरमेंट के कुछ टारगेट रखे हैं और वो टारगेट ये हैं कि दोस्तों हम आने वाले टाइम के अंदर 20% तक हरित आवरण तक चले जाएंगे। हमारी वन नीति बोलती है ये कि हम लोग जो है वो दोस्तों आने वाले टाइम में जो है वो क्या 20% तक जो है वो हम लोग हरित आवरण तक पहुंच जाएंगे। क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देंगे आने वाले टाइम में? उन्नत मैपिंग और मॉनिटरिंग पे ध्यान देंगे, वन स्टेट और जो है वो डिसीजन निर्णय समर्थन की तरफ ध्यान देंगे। हम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कार्बन फ्लक्स मॉनिटरिंग करेंगे आने वाले टाइम में, वैश्विक कार्बन निगरानी नेटवर्क से जुड़ाव, रियल टाइम जो है वो दोस्तों डेटा पर आधारित वन प्रबंधन हम जो है वो ध्यान देंगे। उसके साथ साथ बायो प्रोस्पेक्टिंग पे हम स्थानीय समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं के लिए जैव विविधता से सतत वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करना, मतलब यहाँ से जो है वो दोस्तों इन्हें जो है वो एटलीस्ट जो आपके समुदाय जो वन आधारित समुदाय है उनको लाभ मिले। हम वन प्रबंध में 100% सतत संचालन हम प्राप्त करेंगे। वन्य जीव संरक्षण में हम 100% AI निगरानी कवरेज करेंगे 2047 तक। मैं 2047 की बार बार क्यों बात कर रहा हूँ? 2047 की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे लिए जो स्पेशली जो क्या चैलेंजेस हैं और हमारे टारगेट क्या है, क्योंकि विजन 2047 सरकार का एक पूरा रोड मैप है कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या चीज़ें जो प्राप्त करेंगे। ये कुछ शब्द आ सकते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग है क्या, मतलब स्थानीय समुदाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए जैव विविधता से सतत वाणिज्यकरण लाभ, बायोडाइवर्सिटी से उन्हें दोस्तों जो है वो लाभ प्राप्त हो। उसके साथ साथ हम वन प्रबंधन 100% ऐसा करें जो कि आपका सस्टेनेबल हो। हम वन्य जीव संरक्षण ऐसा करें जिसमें 100% AI निगरानी कवरेज हो, मजबूत वन्य जीव गलियारे बनाएं, संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है वो दोस्तों जो है वो हम लोग उनका संरक्षण करें, पुनर्प्राप्ति का भी हम प्रयास करें। जो अगर कोई जो संकटग्रस्त प्रजाति विलुप्त है या विलुप्ति की कगार पर है, मैपिंग हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करें, क्योंकि अगर हमारे पास मैपिंग अच्छे तरीके से हुई तो मॉनिटरिंग अच्छे से होगी। उसके साथ साथ कार्बन फ्लक्स मॉनिटरिंग में वैश्विक कार्बन निगरानी नेटवर्क से जुड़ाव, रियल टाइम डेटा पर हम जो वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट करें। ये हमारे जो है वो टारगेट हैं। हमारा जो है वो विकसित राजस्थान है उसके लिए जो है वो दोस्तों हमारे क्या है टारगेट है। इस चैप्टर को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसी थीम दिखेगी जिसमें लिखा हुआ आएगा कि पर्यावरण स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषता क्या है, और यहाँ से जनरली ये कंटेंट काम आएगा RS के स्टूडेंट्स के लिए। डायरेक्ट ये आपका बड़ा क्वेश्चन है कि पर्यावरण स्थिरता और जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषता है। हम सबसे पहले जल संरक्षण कर लें भाई, जल संरक्षण कर लिया तो पहला महत्वपूर्ण काम, और उसके साथ साथ लो कार्बन डेवलपमेंट, स्वच्छ ऊर्जा, कुशल परिवहन, सतत उद्योग के माध्यम से हम आने वाले टाइम में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका जो है वो दोस्तों कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हम लोग जो क्या करें कम से कम करें। आपके पास तो बुक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं आपको PDF हमने टेलीग्राम पे डाली रखी है। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता का संरक्षण करें, मतलब वन्य जीवों का संरक्षण करें, आर्द्र भूमि का संरक्षण करें, वनों का संरक्षण करें और मरुस्थल को जो है वो बढ़ने से रोकें। उसके अलावा हमारी जो सिटीज़ हैं उनका हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, क्योंकि सिटीज़ जो हैं वो अर्बनाइजेशन ज़रूरी है लेकिन ये अपने आप में एक चुनौती भी है अगर ये सही तरीके से नहीं हो। ये शहरों का गंदा पानी, ये शहरों का जो है सीवरेज का पानी, शहरों का जो है वो ये प्रदूषण, ये जाता लास्ट में जो नदी और जंगल में ही है और जाके वहाँ समस्या पैदा करता है। आप लोगों ने जोजरी नदी देखी, अब हमारे यहाँ पे जो है वो द्रव्यवती नदी है जयपुर के अंदर, आपने देखा होगा। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले हमें सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ देखना पड़ेगा जहाँ पे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखें, शहरी नियोजन अच्छा रखें। उसके अलावा आपदा जोखिम में, रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो दोस्तों जो आपदा जोखिम के अंदर हम कमी लाएंगे, मतलब हम तैयार हों किस चीज़ के लिए, सूखे के लिए, अकाल के लिए, टिड्डी के लिए, भूकंप के लिए, जो भी है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हम तैयार करें। और लोगों के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो एक, जैसे आज जापान है ना, तो वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं लेकिन वो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, मतलब उस समय ऐसा नहीं है हाहाकार नहीं मचता, वो मेंटली प्रिपेयर है। जैसे आज इजराइल है तो इजराइल युद्ध के लिए मेंटली प्रिपेयर है भाई,
वहाँ एकदम सामान्य अलर्ट आएगा, सब बंकर में चले जाएंगे, बाहर आए फिर अपना जीवन सामान्य उन्होंने चालू कर दिया। जापान है तो उनके लिए जो है वो आपदा जो है वो उनके लिए एक तरीके से जो है वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर है। उसी तरीके से हमें हमारी चेतावनी प्रणालियों को बेहतर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें जो है वो दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में भी एक बेहतर दृष्टिकोण जो है वो अपनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम सतत उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर बात करें। सतत उपयोग मतलब जनरली रिसाइकिल पे चर्चा हो रही है यहाँ पे। और पर्यावरण संरक्षण तभी होगा जब वस्तुओं का उत्पादन तो बढ़ रहा ही है, लेकिन रिसाइकलिंग पे उपयोग हम जो है वो चर्चा करें। रिसाइकलिंग जितनी ज़्यादा होगी आपका प्रदूषण कम से कम होगा। पहली बात तो उपयोग ही सस्टेनेबल किया जाए, विलासिता के लिए नहीं। मनुष्य की जो है वो आवश्यकता की पूर्ति जो है वो प्रकृति कर सकती है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति कभी नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए जो है वो ये आप लोग याद रखें भाई, जिसकी जितनी डिमांड है उतना ही वो उपभोग करे। अगर उससे ज़्यादा उपभोग, एक ही आदमी अगर 4 गाड़ी रखेगा तो पड़ गई पार। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग कीजिए जितना हो सके। ठीक है, जहां अगर आप लंबी दूरी पे जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें। तो सतत उपयोग और उसके साथ साथ रिसाइकिल, जितना ज़्यादा रिसाइकिल किया जाएगा, रीयूज किया जाएगा, उससे जो है वो पर्यावरण के प्रति एक उदार जो है वो दोस्तों जो है वो उत्तरदायी जो है वो दोस्तों एक दृष्टिकोण बनेगा। नवीनीकरण ऊर्जा को हम बढ़ावा दें, जलवायु अनुकूल कृषि करें। मतलब ऐसे हम जो है वो दोस्तों एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, हमारे क्रॉप का पैटर्न, फसल का पैटर्न ऐसा हो जो जलवायु अनुकूल हो। जलवायु अनुकूल से मतलब क्या, हम लोगों ने जलवायु अनुकूल कृषि छोड़ी, उसका खामियाजा में भुगतना पड़ा। पता नहीं आप लोगों को ये जो सेम की समस्या, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फसल पैटर्न के अंदर चेंज से ही हमारी जो मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं। पानी आया, हमें स्प्रिंकलर या जो है वो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहिए था, हमने बढ़िया बढ़िया खेत भर दिए। और जो चीज़ हमारे यहाँ होने वाली नहीं थी वो भी हमने करी। हमारी मिट्टी जो है वो दोस्तों आप चावल के अनुरूप थोड़ी मानेंगे, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की, लेकिन हमने सब कुछ किया और उसकी वजह से जो सेम की समस्या आई। जलवायु अनुकूल कृषि पे ध्यान दें, जिसमें सूखा प्रतिरोधी फसलें हों, फसल विविधीकरण करें, मृदा स्वास्थ्य पे ध्यान दें, कृषि वानिकी पे ध्यान दें। खेत के साथ साथ जो है वो दोस्तों वृक्षारोपण पे भी हम लोग जो है क्या दें, ध्यान दें। उसके साथ साथ आपके यहाँ मृदा स्वास्थ्य के लिए हमने योजना चालू कर ही रखी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए, जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए। उसके साथ नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके ऊपर जो है वो बायोमास ऊर्जा, इन पे ध्यान दो भाई। सौर, पवन, हाइब्रिड, बायोमास एनर्जी, इन पे पूरा का पूरा जो है वो फोकस करो। भूमि पुनर्स्थापन एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण, ये एकदम श्योर है कि हमें जो है वो इसके तहत मरुस्थलीकरण को तो जो रोकने के लिए जो प्रयास करना ही पड़ेगा। डेजर्टिफिकेशन रुकना तो बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमारी अरावली जो है वो एक जो है वो दोस्तों बाड़ाबंदी के रूप में जो काम आती है। तो मरुस्थलीकरण रोकना, चारागाह विकास करना, क्योंकि चारागाह विकास करेंगे तो जो है वो दोस्तों पशुओं के लिए चारागाह की कोई कमी नहीं रहेगी। जलवायु अनुकूल आधारभूत ढांचा हो, मतलब ऐसा हम जो है वो मकान बनाएं जहां कुशल जल प्रबंधन हो। हर घर में टांका होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ज़्यादा एसी का उपयोग मत करो भाई, वेंटिलेशन पे ध्यान दो, एनी टाइम लाइटें मत जगा के रखो। थोड़ा जो है वो दोस्तों इस तरीके से मकान रखो जिसके अंदर कुछ लाइट भी है, हवा भी है। इमारतें ऐसी हो जो जलवायु अनुकूल हो। उसके साथ साथ सड़कें जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ जलवायु अनुकूल हो। सारी सुविधाएं, जल प्रबंधन हम जो है जलवायु अनुकूल करें। सामुदायिक भागीदारी, जल, वन और भूमि प्रबंधन में सरकार से काम नहीं चलेगा, केवल लोगों की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और इसी तरीके से नीतिगत एकीकरण, पॉलिसीज जो है उनका भी इंटीग्रेशन जरूरी है। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट इसलिए लिए क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये चीज़ें पता होने चाहिए कि ये आपके 6-12 पॉइंट है, आप याद रखना। और इनको अंदर खोल के कितना ही लिख सकते हो आप। इसके अंदर आप चाहे एक पेज भर दो जलवायु अनुकूल कृषि के अंदर। कृषि वानिकी पे लिखो जो योजना एग्रीकल्चर में लिखी है आपने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूरा लिखो, जैविक खेती की पूरी बात करो, टिकाऊ खेती मिशन की बात करो, परंपरागत खेती मिशन की बात करो। ठीक है, यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड ऊर्जा, उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर
सारा बायोमास एनर्जी, इनके ऊपर जो बढ़िया तरीके से लिखो। यहाँ मरुस्थलीकरण के लिए जो आपके सीडीपी डीडीपी जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लिखो, चारागाह विकास की बात करो, ठीक है। जलवायु, उसके साथ साथ अगर आप लोग जलवायु अनुकूल आधारभूत संरचना है तो यहाँ कुशल जल निकासी की बात करें, अमृत योजना के बारे में बात करो जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पर आपदा जोखिम, अर्बन जो है वो डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में जो है वो तैयार कर सकते हो, ये आप जरूर याद रखें। हमें सबसे पहले, अब थारा आदत होगी को सर्वे आता है सर डाटा बताओ डाटा बताओ डाटा बताओ, अरे भाई केवल डाटा काम कौन चले, थोड़ा ध्यान दो, सारी चीज़ थाने जो बढ़िया तरीकों में बता सब पहले आप जो जितनी भी पहल हुई है पिछले एक साल में, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो ये क्वेश्चंस जो है वो सही हो सके। सर्वप्रथम आपका जो है वो इको सर्वे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देता है और ये डाटा याद करने की कोशिश करना कि राजस्थान के अंदर पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है वो नोडल विभाग है, याद रखें। और यहाँ पर जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ वन क्षेत्र 33,020 है, जो कि आपके यहाँ राज्य की जो है वो आपकी तो राज्य का कितना है 9.65% है। जब वन रिपोर्ट आई थी तब ये डाटा लगभग मोटा मोटी कितना था आपके यहाँ 9.60% था। कितना था 9.60, 32,869 याद है मुझे जहाँ तक। तो फाइनल आपके पास जो रिपोर्ट है उसके तहत है कितना है 33,020 हमारा वर्ग किलोमीटर राज्य का टोटल अभिलेखित रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये राज्य का जो है वो दोस्तों 9.65% है, 9.65% है, याद रख लेना ये 9.65% है। और इसको हमने वन रिपोर्ट का एक मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप सब लोग जो है वो ध्यान से देखना, लगभग 2-3 लाख बच्चों ने देख भी रखा है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल से 1 घंटे वन रिपोर्ट पे चर्चा की हुई है, उसको आप लोग पढ़ना आ जाके। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन का जो रेशो है वो है 36.94, 56.54, 6.51, ये 3 डाटा भी आपको जो याद होना चाहिए। 33,020 मैं आप कॉन्सेप्चुअल पे जाऊंगा तो फिर इको सर्वे से भटक जाऊंगा, मैं फैक्चुअल पे ज़्यादा जो है चर्चा करना चाहूँगा और पहल और इनिशिएटिव्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि फिर बाद में वो वन रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। वन रिपोर्ट का 1 घंटे का एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा, अभी सर्च कर लेना वन रिपोर्ट बाय कपिल चौधरी, आपको हाथों मिल जाएगा। तो 33,020 किलोमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो दोस्तों क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है। और उस वन क्षेत्र को जब आप देखेंगे तो वह हमारे कुल क्षेत्रफल का 9.65 है, जिसमें 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित 36.94, संरक्षित 56.54 और जो है वो दोस्तों आपके अवर्गीकृत 6.51। 36, 56 और 6 पॉइंट भी याद रखना है, 94, 54 और 51, 94, 54 और 51, 36, 56 और दोस्तों आपके 6 याद करने की कोशिश करना। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण डाटा जो है जरूर मिलेगा, इन्होंने वनावरण और जो है वो दोस्तों आपका वृक्षावरण जो है वो बता रखा है। जब आप वनावरण देखेंगे तो वनावरण हमारा 4.84% है। अभी ये वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, मिड फॉरेस्ट क्या होते हैं, यहाँ तक की बात हुई हुई है। कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, पूरी डिटेल से चर्चा की हुई है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप वन रिपोर्ट जरूर देखना एक बार टाइम निकाल के। याद रखें हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपका जो है वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये आपका 16,548 है, जो कि 4.84% बैठता है, जो कि 4.84% बैठता है। और वृक्षारोपण जो है वो कितना है 10,841 है, जो कि लगभग 3.16% बैठता है। और जब आप 4.84 और 3.16 को जब जोड़ेंगे ना तो टोटल 8% आ जाएगा। ये डाटा याद करने की कोशिश करना, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये आप लोगों जो है इको सर्वे में भी अच्छे से मतलब वन रिपोर्ट में भी आपको अच्छे से याद करवाया था। अगर हम लोगों को वनावरण पूछे, अगला वनावरण केवल फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण जो आपका जो है केवल है ट्री कवर, और अगर वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों पूछे, वनावरण प्लस वृक्षावरण है दोनों अगर पूछे तो इस कंडीशन में आप याद रखें ये 4.84% है और ये आपका
16% है। टोटल दोस्तों आपका जो है वो 8% है। टोटल क्या है? 8% है। ये आप लोग जो जरूर याद रखें। अब आप किलोमीटर के हिसाब से याद करना चाहते हैं तो 16, 548, हाँ 10, 841 और टोटल आप लोगों का आएगा 27,389, 27,389 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 27,389 किलोमीटर स्क्वायर। ये डाटा याद करें। वो आपका 33,020 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका कैसे आता है? ये आपका टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ये कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। और कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना हुआ? 9.65% हुआ। 9.65% हुआ। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे ही झाड़ियां जोड़ोगे ना तुम, जैसे ही इसके अंदर झाड़ियां जोड़ोगे ना, आगे झाड़ी जोड़ोगे ना आपस में, इस 8% के अंदर लगभग 1.65 की झाड़ी जोड़ोगे ना, तो ये टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी आ जाएगा। ये भी 9.65 आ जाएगा। ये भी आपका 9.65 आ जाएगा। तो अब मैं वन रिपोर्ट में तो नहीं जाऊंगा। टोटल अभिलेखित वन क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर भी इंक्लूड होता है, ट्री कवर भी इंक्लूड होता है और टोटल झाड़ियां भी कवर होती है, सब कुछ कवर होता है। वनावरण जो है वो 4.84 पे है, वृक्षावरण 3.16 पे है, टोटल 8% है वनावरण प्लस वृक्षावरण। और अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हम पूरा ही याद करना चाहें तो वो दोस्तों आपका जो क्या हुआ? 9.65। याद रखें, जब हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया निकालते हैं तो जनरली जो है वो टोटल कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल के बारे में अगर हम लोग बात करें, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो हमारा 9.65 है। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है भाई, वनावरण भी वृक्षावरण भी। याद रखें, इसके अंदर आपके यहाँ पे वनावरण भी, वृक्षावरण भी और झाड़ियाँ भी, सब कुछ इंक्लूड होता है। कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ आपको, तो वनावरण, वृक्षावरण और जो है वो दोस्तों आपकी झाड़ी, सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर। और यह आप लोगों ने दो याद कर ही लिखे, 4.84 और दोस्तों आपका 3.16, दोनों को मिला लें तो कितना होगा? 8%। बैठी दिमाग में बात? मेरे हिसाब से तो बैठ गई होगी। बैठ गई? बोर तो नहीं हो रहे तुम रिकॉर्डेड क्लास में? कभी कभी देख लिया करो यार, कभी कभी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्पेशली आपकी सभी नीतियाँ और इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हुए पहल पढ़ेंगे। पर पहले मैं आपको इनिशिएटिव्स पढ़ाऊँगा, वो आपको पूरा याद करवाऊँगा। उसके बाद में आपको जो है महत्वपूर्ण नीतियाँ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्या याद रखा हम लोगों ने? 33,020, 9.65, 36, 56, 6, 36.94, 56.54 और जो है वो 6 जो है वो दोस्तों आपका 51। हमारे यहाँ पर 3 नेशनल पार्क, 26 जो है वो आपकी सेंचुरी, 5 टाइगर रिजर्व, 39 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 जैविक उद्यान, 4 आपके जो है वो क्या है? जैविक उद्यान है उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर में। 15 स्थल जो है वो दोस्तों आपके जो है वो क्या है? दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियों के संरक्षण के लिए हमने जो है वो बना रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं 6 नीति तो एक साथ ही पढ़ाऊंगा, तो नीति बाद में। पहले पहल के बारे में बात करें। पहले किसके बारे में बात करें? पहल के बारे में बात करें। सबसे पहली पहल है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान याद आ रहा आप लोगों को? मोदी जी ने 5 जून 2024 को, मोदी जी ने 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान स्टार्ट किया है ना। उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है, मेरी लाइफ पोर्टल, जिस पे हमने लोगों ने लगभग 8.21 करोड़ के आसपास पौधे लगाए थे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है वो दोस्तों किसने स्टार्ट किया था? मोदी जी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट किया एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसके तहत हम लोगों ने जो है दिसंबर 2025 तक 8.21 करोड़ पौधे भी लगाए। इस पोर्टल के अनुसार ये है कि राजस्थान में इतने पौधे भी लगाए गए, लगभग जो 8.21 करोड़ पौधे लगाए। ये कब की बात है? 5 जून 2024। फिर मोदी जी से जो है वो दोस्तों प्रभावित कौन हुए? मोदी जी से प्रभावित हुए हमारे जो है वो भजनलाल जी, और भजनलाल जी प्रभावित हुए और भजनलाल जी ने दोस्तों आपके यहाँ पे 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त, जून के बाद में आपके यहाँ पर 7 अगस्त 2024 जाहोता जयपुर, जाहोता जयपुर से जो है वो दोस्तों अपने यहाँ क्या चालू किया? हरियाणा राजस्थान मिशन, हरियाणा राजस्थान।
और मिशन हरियाणा राजस्थान हमारे यहाँ स्टार्ट किया गया। और हमने कहा देखो जी, पहले साल 2024 में तो हमारा टारगेट है कि हम लोग 7 करोड़ पौधे लगाएं, ठीक है। उसके अलावा हमारा 2025 में टारगेट था, 2025 में टारगेट था कि हम 10 करोड़ पौधा लगाएं, और 5 वर्ष के अंदर हम लोग 50 करोड़ पौधे लगाएं। क्या लगाएं? 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाएं। यही था, मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ा रखा है। आप में से अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाके जरूर देखना। आपका मिशन हरियाणा राजस्थान, जिसके 10 महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता रखा है, लगभग 60-70 हज़ार विद्यार्थियों ने देखा भी है, तो आप लोग जरूर जाके ये वीडियो जो देखना। हरियाणा राजस्थान मिशन, याद रखें, हरियाणा राजस्थान मिशन। तो हरियाणा राजस्थान मिशन स्टार्ट कब किया गया? जून में तो स्टार्ट हुआ था एक पेड़ मां के नाम अभियान, और अगस्त 2024 में हम स्टार्ट करते हैं जाहोता जयपुर से जो है वो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं मिशन हरियाणा राजस्थान। पहले साल 7 करोड़ की टारगेट था, दूसरे साल 10 करोड़ का टारगेट, 5 वर्ष में 50 करोड़ का टारगेट। अब 2025 का डाटा आता है कि टारगेट तो हम लोगों ने रखा था 10 करोड़ का, लेकिन दिसंबर 2024 तक टारगेट के विरुद्ध 11.64 करोड़ जो है वो पौधे लगा दिए भाई साहब। टारगेट जरूर रखा था, लेकिन 11.64 करोड़, 11 दोस्तों आपके यहाँ पर 64 करोड़ से अधिक पौधे तो हमने लगा दिए। टारगेट था 10 करोड़ का, तो याद करवाया था मैंने, एक एक चीज याद करवाई थी, एक एक चीज याद आ रहा है। और यहां पर मैंने जब मिशन हरियाणा राजस्थान पढ़ाया, मैंने तो यहां तक बताया कि सबसे ज्यादा आगे चलने वाला जिला तो है जयपुर, और सबसे ज्यादा आगे चलने वाला विभाग जिसने सबसे ज्यादा जो है पौधे लगाए हैं, तो वो विभाग है दोस्तों आप लोगों का शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है? वो विभाग है शिक्षा विभाग। और टोटल हमारा टारगेट है, इसके अंदर हम 4000 करोड़ रुपए, इको सर्वे में तो इतना डाटा दे नहीं रखा, 4000 करोड़ रुपए तो हमारा टोटल इसकी लागत है। और हम 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। 2028 तक हम क्या चाहते हैं? 20,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को जो है वो दोस्तों हम जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। याद है आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो याद होगा। अलग से मिशन हरियाणा राजस्थान को डिटेल में पढ़ाया गया था, लेकिन फिर वापस बढ़ा देता हूं। 2024 के अंदर मिशन हरियाणा राजस्थान स्टार्ट किया गया। मिशन हरियाणा राजस्थान हम एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित हुए। पहले साल 7 करोड़ का टारगेट रखा, दूसरे साल 10 करोड़ का टारगेट रखा, लेकिन 11.64 करोड़ तो लगा दिए। 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे, 4000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है वो दोस्तों प्राप्त करेंगे। सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में, सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग ने एक जिले में एक मात्र वन बनाएंगे। एक जिले के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 ग्रीन लंग्स डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जालाना के अंदर एक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या तैयार की है? जालाना के अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो दोस्तों इंस्टीट्यूट भी जो है वो हमने स्थापित किया है। याद किया था? अमृता देवी म्यूजियम भी हमने खेजड़ली में लगाया। ये मिशन हरियाणा राजस्थान का एक डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन कोई नहीं, आप लोग याद रखना। अब मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत ही दोस्तों आपके यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो वन महोत्सव बनाया। क्या बनाया दोस्तों? हम लोगों ने वन महोत्सव बनाया। याद रखना, हमने जयपुर में क्या बनाया? वन महोत्सव बनाया। दोस्तों याद रखें, जयपुर के अंदर हम लोगों ने जो है वो आपके यहाँ पर वन महोत्सव बनाया। इन्होंने फोटो जो पुरानी लगा दी, 76वां वन महोत्सव था ये, ठीक है। 27 जुलाई 2025 को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर वन महोत्सव बनाया, हरियाली तीज के दिन, और प्रत्येक जिले में भी वन महोत्सव बनाया। 2.5 करोड़ पौधों का टारगेट रखा था हमने, 2.5 करोड़ पौधे एक दिन के अंदर। कब की बात है? 27 जुलाई, याद रखें, 27 जुलाई 2025 हमारा 76वां वन महोत्सव। और किस दिन था? हरियाली तीज को था, हरियाली तीज को था। याद रखें, जिला स्तर पर भी बनाया था, राज्य स्तरीय जयपुर में मनाया गया। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधों का टारगेट रखा और 2.54 CR पौधे लगे। इसमें भी टॉप करने वाला जिला कौन सा था? जयपुर था। इसमें भी टॉप करने वाला जिला कौन सा था आपका? जयपुर, जयपुर था। याद रह जाएगा? हाँ, क्लियर? ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव। मैंने क्या कहा?
अभी हम लोग केवल और केवल जो अभी आपके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपका 27 जुलाई 2025 का राज्य स्तरीय वन महोत्सव हरियाली तीज के दिन प्रत्येक जिले में मनाया गया। जिला स्तर पर राज्य में जयपुर में मनाया गया। टोटल 2.54 करोड़ पौधे लगाए और दोस्तों जो है इसमें जयपुर जिले ने टॉप किया। 76वां वन महोत्सव याद है हरियाली तीज पे मनाया। उसके अलावा हम और क्या क्या कर रहे हैं जी, हम इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका तैयार कर रहे हैं। एक चीज़ आप लोग जरूर याद रखें, प्रत्येक जिले के अंदर हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, लव कुश वाटिका तैयार कर रहे हैं। तो याद रखना आपके यहाँ पर हर जिले के अंदर हम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर दो जो है हर जिले के अंदर 2 लव कुश वाटिका बना रहे हैं। 2 लव कुश वाटिका बना रहे हैं, याद रख लेना भाई, लव कुश वाटिका बना रहे हैं। हर जिले के अंदर 2 ग्रीन लंग्स बनाए जा रहे हैं। ग्रीन लंग्स बनाए जा रहे हैं, याद रखना भाई। और हर जिले के अंदर 1 मातृ वन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मातृ वन बना रहे हैं। और राजस्थान में टोटल जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो 40 नगर वन और बना रहे हैं। 40 नगर वन और बना रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा जुड़वा देता हूँ ताकि याद आ जाए तुम लोगों को, काल न प्रश्न आ जाए तो आपने तो सही होना चाहिए। लव कुश वाटिका, लव कुश वाटिका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाई जा रही हैं। हर जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क बनाए जा रहे हैं। हर जिले में 1 मातृ वन बनाया जा रहा है। टोटल 40 जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो नगर वन भी बना रहे हैं। याद रख लोगे लव कुश वाटिका के साथ। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण पहल क्या है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है 1975 से, उसके तहत भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। ठीक है, वृक्षारोपण हम लोगों ने किया 1.46 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राजस्थान में आज 2605 ग्राम एवं जो है वो दोस्तों ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति या इको डेवलपमेंट समिति हमारे यहाँ कितनी है, 2605 हमारे पास जो है वो दोस्तों क्या है, 2605 आपके यहाँ पर ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति हो, चाहे इको विकास समिति हो, इको डेवलपमेंट कमेटी हो, 2605 क्या है, इको डेवलपमेंट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कमेटी है। जैसे हमने झालाना के अंदर वानिकी वृक्ष उद्यान बनाया, उसी की तर्ज पे हम अब हर संभाग में बनाएंगे। जयपुर के अंदर तो झालाना के अंदर हमने बना रखा है विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है, झालाना के अंदर तो बना रखा है हम लोगों ने जयपुर के अंदर। तो अब हम जोधपुर में भी बनाएंगे, बीकानेर में भी बनाएंगे, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, हो गए ऑलमोस्ट आपके सारे। तो याद रखें अब आपके वनस्पति उद्यान वानिकी वृक्ष उद्यान की तर्ज पे हमारे यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन कितने बनाए जाएंगे, जयपुर की तर्ज पर बचे हुए 6 संभाग में बनाए जाएंगे। जयपुर की तर्ज पर 6 वनस्पति उद्यान हम लोग जो है वो 6 संभाग मुख्यालय जो हमारे बचे हुए हैं उस पे हम लोग जो है वो वनस्पति उद्यान बनाएंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुखी मत और थे रिकॉर्डेड में ये कहीं करो, कदे कदे रिकॉर्डेड भी पढ़ सके आदमी, थोड़ा बहुत पढ़ सके। हाँ, तो याद रखना है वनस्पति उद्यान विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जो जयपुर है उसकी तर्ज पे बचे हुए 6 संभागीय मुख्यालय हैं, वहां पर हम बॉटनिकल गार्डन भी बनाएंगे, याद रखना। उसके बाद में अपना पंचगौरव चल रहा है, तो 1 जिला 1 वृक्ष प्रजाति भी हम लोग जो कर रहे हैं। तो पंचगौरव आप लोग हर जिले का 1 वृक्ष जरूर याद करने की कोशिश करना। बटरफ्लाई पार्क हम लोगों ने कहाँ बनाया है, बटरफ्लाई पार्क जो है वो दोस्तों हम लोगों ने आपके उदयपुर में बनाया है, याद रखना। बर्ड फेस्टिवल भी उदयपुर में मनाया जाता है। बटरफ्लाई पार्क जो है वो दोस्तों तितली उद्यान हम लोगों ने कहां पे बनाया है दोस्तों, आपके यहां पर है उदयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर लगभग 189 प्रजातियां, जिसमें से 80 प्रजातियां तो रंगीन तितलियां हैं, है ना। तो इनके लिए हमने बटरफ्लाई पार्क बनाया और बटरफ्लाई पार्क जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर है, याद रखें हम लोगों ने स्पेशली उदयपुर में बनाया। तो में से कईयों के हो रहा है सर इतना याद कैसे होगा, अरे सब कुछ याद हो गया यार, ऐसे थोड़ी है, याद कैसे नहीं करेंगे, याद तो सारी चीज़ करेंगे। ऐसे लास्ट के अंदर बनाएंगे तुम्हारे लिए शानदार सा कि पर्यावरण के लिए नवीनतम पहल, नवीनतम है पहल,
और नवीनतम पहल करके एक एक चीज़ याद करवा दें, तुम्हें क्यों टेंशन ले रहे हो, एकदम ऐसे आराम से लिखेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, फिर आपका हरियाणा राजस्थान, फिर आपका हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान के बाद में मातृवन, मातृवन कितने होते हैं जी, हाँ मातृवन के साथ साथ लव कुश वाटिका, लव कुश वाटिका, उसके साथ साथ ग्रीन लंग्स, ग्रीन लंग्स, उसके साथ साथ नगर वन, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, समितियां, वनस्पति उद्यान, सब याद करा दें, क्यों टेंशन ले रहे हो। उसके साथ साथ बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क, और भी आगे जो चीजें आएंगी, और भी जो चीजें आएंगी सब कुछ याद करवाएंगे आपको। कर लोगे ना, बताओ मेरे को। चले आएंगे, चलो भाई। नेक्स्ट, वैसे तुम लोगों ने भी देखने में हिम्मत तो करी है, इतनी आर्थिक समीक्षा पढ़ी तुम लोगों ने, काम ठीक, अपना भी मार्च में फ्री हो जाएंगे। नहीं कभी कभी आर्थिक से, पिछली बार भी हमने 2-1 महीने में पूरी कर दी, कई बाद में 1 साल तक चलाते रहते हैं। 1 साल तक मज़ा नहीं आता, चीज़ को पूरा करो तो बढ़िया रहे, चीज़ को जो पूरा करो तो बढ़िया रहे। तो हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से यहाँ जो आपका कंप्लीट जितने भी इनिशिएटिव है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान हो, हरियाणा राजस्थान हो, मातृवन हो, लव कुश वाटिका हो, ग्रीन लंग्स के बारे में बात हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो आपके जो जयपुर में है जालाना, उसकी बात हो, वनस्पति उद्यान हो, नगर, सब धीरे धीरे सब याद करवाऊंगा। बस 15-20 मिनट और वेट करो, 15-20 मिनट और वेट करो। 15-20 मिनट में अब अगली महत्वपूर्ण एक चीज़ और है, राजस्थान प्रतिक्रियात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं जो है वो दोस्तों योजना प्राधिकरण हमने बनाया है। कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है भाई। कल ना ऑपरेशन आ जा तकड़ो ही है। 14 सितंबर 2018 को ये वित्तीय संसाधन, वन पुनर्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण नियंत्रण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो चल रही है हमारे यहाँ पे, पर्यावरण वानिकी एवं चारागाह विकास योजना चल रही हैं, जितने भी योजनाएं चल रही हैं, राज्य और केंद्र की योजना चल रही हैं, है ना, कैंपा या आपकी जो है वो दोस्तों आपके बाह्य सहायता परियोजना या मनरेगा के माध्यम से जो भी आपके यहाँ पर जो फंड है इसके अंदर पैसा लगाया जाता है। ये वित्तीय संसाधन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ स्पेशली किस चीज़ के लिए काम आते हैं, याद रखें, वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, अंग्रेजी में भी याद रखें राजस्थान कैंपा। राजस्थान कैंपा कब स्थापना हुई दोस्तों आपके यहाँ पर है, कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन है फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की स्थापना जो है वो दोस्तों कैंपा की स्थापना होती है आपके यहाँ 14 सितंबर 2018 को। और ये वित्तीय संसाधन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर उपयोग लिए जाते हैं, खास करके जो है वो वनीकरण, वृक्षारोपण, इन्हीं के लिए जो है वो पैसा जो है उपयोग लिया जाता है। तो कल को कोई पूछ ले कैंपा क्या है, तो कैंपा क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर, राजस्थान कैंपा कब स्टार्ट हुई, 14 सितंबर 2018, 14 सितंबर 2018। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड।
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 और राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के तहत की गई, और ये जो है वो दोस्तों 14 सितंबर 2010 को की गई। ये डेट नहीं देते हैं कभी कभी, लेकिन अपने याद कर लेना भाई कब की गई, याद रखने की कोशिश कीजिए। जो भारत का जैव विविधता एक्ट है, इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी, भारत का बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आया, और उसके बाद में राजस्थान का बायोडाइवर्सिटी रूल जो है वो दोस्तों आपके 2010 में आए, और उसके तहत जयपुर के अंदर आपके यहाँ पर 14 सितंबर 2010 को हम लोगों ने क्या बनाया, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया हमने। याद रखें 14 सितंबर 2010 को, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं 2002 में बना था क्या राजस्थान बायोडाइवर्सिटी जो है वो दोस्तों बोर्ड, नहीं, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, फिर हर राज्य अपना अपना रूल लेकर आए, तो राजस्थान राज्य जैव विविधता रूल्स आए 2010 में, और इन दोनों के तहत 14 सितंबर 2010 को हमारा जो है वो दोस्तों आपका क्या बना, बायोडाइवर्सिटी जो है वो दोस्तों बोर्ड बना। और 14 सितंबर को तो ये याद रखना, हाँ सॉरी ये भी जो है वो 14 सितंबर 2010 को तो ये याद रखना, और उसके साथ साथ 14 सितंबर 2018 को जो है वो दोस्तों आपका कैंपा याद रखना, राजस्थान कैंपा याद रखना। ये 14 सितंबर 2018 को जो है वो दोस्तों आपका कैंपा याद रखना, याद करना भाई, क्या याद रखना, कैंपा याद रखना। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, क्वेश्चन पूछने में क्या जोर आता है, और कता का बस 5-7 हो रहा है बस, अब पूरा होने में ही है, ज़्यादा पहल कौन थे, यहाँ ज़्यादा दुख मत पाओ। उसके अलावा निगरानी के लिए हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों जल निगरानी के लिए तो 199 स्टेशन के माध्यम से जल गुणवत्ता का ध्यान दे रहे हैं, और वायु निगरानी के हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों 57 स्टेशन है, जिन्हें आने वाले टाइम में 200 कर देंगे। 26 जो है वो रियल टाइम स्टेशन है, 2 मोबाइल वैन संचालित है, लेकिन राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत दोस्तों हमारे पास 57 स्टेशन हैं, और जल निगरानी कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ 199 स्टेशन है। कल को कोई पूछ ले राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर ये याद रखें कितने हैं, 57 और 199, 57 और 199, 57 और 199। अब काम की चीज़ है, अब पढ़ेंगे अपन 5-7 चीज़ें बढ़िया तरीके से। अब 5-4 योजना आएगी, बर्तन बैंक, जीन बैंक, सिंगल यूज प्लास्टिक, एक सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, 4-5 योजना आएंगी। अब तक की चीज़ें किस किस को क्लियर है, अब 4-5 योजना आएंगी, उनको हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन ये अब आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, जिसमें आपका राजस्थान कैंपा जो आपका फंड है, अथॉरिटी है जो 14 सितंबर 2018 की है, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता मंडल, जो कि आपके यहाँ 14 सितंबर 2010 का है। वायु निगरानी वाले हमारे पास 57 हैं, और जल निगरानी वाले हमारे पास 199 स्टेशन है। जल के और अपने जो है वो वायु के, जल के और अपने वायु के पढ़ लिए ना अपन ने, ये कोई दिक्कत नहीं है। और बटरफ्लाई पार्क तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, याद कर लोगे। ये 5 जून 2024, इसमें 8.21 CR पौधे लगा चुके हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पे 7 अगस्त 2024, पहले 7 CR फिर 10 CR, और अब
5 ईयर में 50 CR और 11.64 CR पौधे लगा चुके हैं। मात्र वन एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक लव कुश वाटिका एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी 2, ग्रीन लंग्स एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे 2, नगर वन होंगे 40। वन महोत्सव हमने बनाया 27 जुलाई 2025 को, और ये जो वन महोत्सव है इसमें हमने लगाए 2.5 CR पौधे, जिसमें टॉप किया जयपुर ने, और जयपुर में ही हमने राज्य स्तरीय बनाया था। समितियां 2600 कितनी है, 5, 2605 के आसपास जो है वो हमारे पास इको डेवलपमेंट या ग्राम वन प्रबंधन समिति हैं। 6 संभाग में हम लोग बनाएंगे बॉटनिकल गार्डन। उदयपुर में हमने बना लिया बटरफ्लाई पार्क, जिसमें लगभग आपके यहाँ पर 189 प्रजातियाँ बैठ रहे। धीरे धीरे टेंशन मत लो, सब बैठ जाएगा। बिठाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, मनोरंजन नहीं आ रहा। थारो जी करें बीच में कोई कमेंट करे, मैं बिन जवाब दूँ, मैं बिन बोलूँ, थे बाद में बिन बोलो और फिर आप बिन ब्लॉक करार कोई चाल, तो फिर तो कमेंट हम बात करें। थारो वो जी करे ना। अब यार यहाँ सार दिन तो बात क्यों करी जे, तो आपने अपन कोर्स भी तो पूरा करना है, एग्ज़ाम से पहले चीज़ें भी तो पूरी करनी है, तो इसलिए एक बार रुक जाओ, इसलिए जो है एक बार रुक जाओ। रुक जाओगे, याद करते चलो, बढ़िया तरीके से जो है वो याद करते चलो। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, अरियाड़ो राजस्थान, मातृवन, लव कुश वाटिका, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी किताबें लगभग जो है वो 10 एक दिन बाद में आएगी। एक बार सभी लोग थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि एक बार जो है वो समय लगेगा हमें किताबों में। सर्वे हम दोनों पूरा करेंगे, राजस्थान पूरा होने के बाद में आपका इंडिया भी चालू करवा दूंगा, तो इंडिया भी अपना धीरे धीरे सुबह सुबह 1-1 घंटे में कवर करते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि इंडिया वाले के अंदर कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, ये 5 टॉपिक, 4-5 टॉपिक तो हम लोग जो है वो 25 तारीख से पहले कर लें। इको सर्वे आपको पूरा कवर करवा दिया गया है, मतलब करवा दिया जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया 75%। उसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं करंट अफेयर कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप अपनी तरफ से जो है वो बढ़िया तरीके से ये महत्वपूर्ण जितने भी आपके अध्याय हैं, ये सारे वेन डायग्राम में बनवा रहा हूँ, ये बनाते रहो। एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम में आपका RS हो, चाहे PSI हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वहाँ तो काम आएगा ही। मुख्य परीक्षा में जब लिखोगे, इतनी चीज़ें याद होंगी, तभी जाके डायमेंशन खोल के लिखी जाएंगी। तो कृपया करके कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है वो याद कर सकें। उसके साथ साथ आप लोगों के यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसके अंदर क्या है, आप अब देखें, 2 यहाँ पर स्कीम है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, जो कि आपके यहाँ 5 जून 2025 को ही आती है, 5 जून 2025 को ही आती है, जो 5 जून 2025 को ही आती है। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम ये कहती है कि रिसाइकलिंग एवं पुनः उपयोग के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, उसको हम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान देंगे। तथा सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर कोई स्टार्टअप लगाना चाहता है, तो हम उसे ऋण अनुदान में 0.5% की जो है वो दोस्तों जो है वो छूट भी देंगे। याद रखें, कोई भी हमारे यहाँ पर रिसाइकलिंग एंड रीयूज में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई जो है वो दोस्तों जो है वो क्षेत्र में कोई जो है वो काम करना चाहता है, तो उसे मैक्सिमम 2 करोड़ तक का अनुदान देंगे। और उसके साथ साथ वह कोई स्टार्टअप भी लगाना चाहता है, तो इस कंडीशन में उसे हम ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट भी देंगे, 2 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ ब्याज सब्सिडी। ये 5 जून 2025 की आपकी जो है वो योजना है। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है जो है वो आपके यहाँ प्लास्टिक बोतल प्लेकिंग मशीनें हम लोगों ने बनाई हैं, जिसके अंदर हम पूरे राजस्थान में 50 ऐसी मशीन हमने जो 50 जगह लगाई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स
जो आपके यहाँ एआई के माध्यम से चलेगी, वो हमने जो प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन या रिवर्स वेंडिंग मशीन, जिससे प्लास्टिक बोतल का जो कचरा है उसका अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सके, हम लोग इसे जिला मुख्यालयों पे भी लगा रहे हैं। टोटल हमने 50 लगाई हैं। अब आप जिले तो याद करने की कोशिश मत करो भले, लेकिन 50 हमने टोटल जो लगाई है। तो कोई पूछ ले आईओटी सक्षम प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग, जो फ्लैकिंग मशीन क्या है या रिवर्स वेंडिंग मशीन क्या है, बोटल्स जो हैं उसके कचरे का जो है वो दोस्तों प्रबंधन के लिए हमने लगाई है। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक, देखो राजस्थान के अंदर प्लास्टिक पे, पॉलीथीन पे बैन तो हम लोगों ने जो है वो लगा दिया था 2010 में। पॉलीथीन पर जो है वो बैन तो 2010 में लगा दिया था। अब आया सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बहुत खतरनाक है। जो जनरली एक बार चम्मच वम्मच यूज करी और फिर बाद में जो है वो जो बार बार मल्टीपल यूज प्लास्टिक है उसमें ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टी वाल्टी मग वग ये मल्टीपल यूज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जिसके अंदर एक बार कटोरी, एक बार कोई डिस्पोजल आपने यूज किया और आपने फेंक दिया, तो इससे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर हम लोगों ने 2022 में बैन लगाया था। 1 जुलाई 2022 के आसपास मेरे हिसाब से बैन लगाया था। थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो आप लोग किताब के पास। 1 जुलाई 2022 में हमने जो है वो क्या लगाया था, बैन लगाया था। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है वो अब हमें कोई बताता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई यहाँ पर भंडारण परिवहन या उसको बेच रहा है, उसकी अगर आप जानकारी देते हो तब तो सरकार देती है 10,000 रुपये, और अगर कोई फैक्ट्री बना रही है निर्माण इकाई का बताते हो तो 15,000। तो दोस्तों आपके जो 15,000, हाँ याद रह जाएगा। 1 जुलाई 2022 से हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर कोई इसको बेच रहा है या इसको जो भंडारण कर रहा है या इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक के चम्मच वम्मच आपके यहाँ पर जितने भी प्लास्टिक के गिलास विलास अगर कोई उपयोग आपके यहाँ पर भंडारण परिवहन या विक्रय कर रहा है, उसकी जानकारी दे दो आप, तब तो 10,000 रुपये आपकी गोपनीयता और रखी जाएगी। और अगर कोई बना रहा है उसकी जानकारी दे दो 15,000। कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कब लगाया, पॉलीथीन पे बैन कब लगाया। पॉलीथीन पे 2010, सिंगल यूज प्लास्टिक पे 2022, याद रखना। उसके अलावा सांगानेर में हम लोगों ने द्रव्यवती नदी के किनारे जो है वो दोस्तों हमने अलग से एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। तो कोई पूछ ले सीईटीपी कहाँ लग रखा है, ये सांगानेर में लग रखा है, जो सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। तो कहाँ लगा रखा है हम लोगों ने, सांगानेर में लगा रखा है। उसके अलावा हम लोगों ने बर्तन बैंक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा, रिवीजन में करवा दूंगा। मेरे हिसाब से यही होगा, लाडो प्रोत्साहन हरियाणा राजस्थान, यहीं कहीं जरूर मिलेगा आपको। ये देखो, ये रहा बर्तन बैंक। शादी का खर्चा होगा कम, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हमारी सरकार ने घोषणा की, और घोषणा करने के बाद में जो है वो दोस्तों हमने पहला रामगंज मंडी में लगाया। क्या था बर्तन बैंक, थोड़ा सा करें चर्चा, हमने चर्चा करी भी थी। बजट 2025-26 में घोषणा की गई, 2025-26 में घोषणा की गई। क्या की गई, प्रारंभिक चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में, 1,000 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलेंगे जी। प्रति ग्राम पंचायत 1 लाख रुपए देंगे जी। प्रति ग्राम पंचायत कितना रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे जी। इसमें जो है वो 400 सेट बर्तन के होंगे एक ग्राम पंचायत में, और एक सेट के अंदर एक थाली, एक गिलास, एक चम्मच और 3 कटोरी होंगी। और इनका प्रबंधन कौन करेंगे, राजीविका के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे। जो राजीविका वाली महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो प्रबंधन करेंगे। अब किसी को चाहिए ये बर्तन, 3 रुपये सेट से किराए पे देंगे, 3 रुपये प्रति सेट से विवाह में ले जाओ, किराए पे देंगे।
प्लास्टिक का यूज कम होगा। और अगर कोई दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा या विशेष परिस्थितियों में अगर हम किसी को देते हैं तो उन्हें हम किराए में 50% छूट दे देंगे। SC ST, आपके यहाँ पर विधवा महिला, दिव्यांग जन, ठीक है, इनको अगर हम लोग देखें तो इनको जो है वो 3%, इसके ऊपर जो है क्या दे देंगे, 50% छूट दे देंगे। पढ़ा था क्या? पढ़ा तो था। आगे बात समझ में पूरी? ये आपके बर्तन बैंक, ये आपके क्या है, बर्तन बैंक। याद रखना भाई, क्या है, बर्तन बैंक। प्रधानमंत्री किसान जो है वो PM कुसुम योजना और PM सूर्यघर योजना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। PM कुसुम योजना और PM सूर्यघर योजना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। फिर एक आपका जो बीज बैंक, बीज बैंक क्या है, राजस्थान के 25 जिलों में 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं। वन विभाग ने क्या बनाए, बीज बैंक बनाए हैं, जिसके माध्यम से जो है वो दोस्तों हम लोग क्या पौधों के जो है वो बीज आवंटित कर सकें, जिससे वृक्षारोपण बढ़े आपके यहाँ पर। तो हम लोगों ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 25 जिलों में 150 बीज बैंक बनाए हैं, है ना। वन विभाग 32 देख रहा है, 72 के आसपास जल ग्रहण विभाग देख रहा है, कुछ NGO चला रहे हैं। संचालन के लिए 97 लाख रुपए दिए हैं, 67 लाख ग्राम पंचायतों को दिए हैं, 30 लाख प्रशिक्षण पर खर्च किए हैं। प्रति बीज बैंक 25,000 का अनुदान दे रहे हैं, बीज संरक्षक को 25,000 जो है वो पैसा दे रहे हैं, बीज बैंक मोबाइल एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन अपने को 25 जिलों में 150 बीज बैंक चला रहे हैं। 25 जिलों में हम क्या चला रहे हैं, 150 बीज बैंक चला रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। उसके साथ साथ हम पहला ग्रीन बजट लेकर आए, उसके साथ साथ हम लोग जो पहला ग्रीन बजट लेकर आए, याद आ रहा है। उसके साथ साथ हमने पेपरलेस सुशासन के तहत राज का सिस्टम पर 75 विभागों को हम लोगों ने जो है वो दोस्तों पेपरलेस कर दिया। 75 विभागों को क्या कर दिया, पेपरलेस कर दिया। उसके साथ साथ इनिशिएटिव्स में अगर हम देखें तो 75 जो डिपार्टमेंट है उनको हम अपना ग्रीन बजट, पहला ग्रीन बजट हम 19 फरवरी 2025 को लेकर आए। पहला ग्रीन बजट हम कब लेकर आए, 19 फरवरी 2025 को लेकर आए, जिसमें बजट का 5.18% दिया। अब सेकंड ग्रीन बजट हम इस बार लेकर आए हैं, और सेकंड ग्रीन बजट जो है उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर हम लोग बजट का 5.48% दे रहे हैं। 2000 ग्रीन बजट है आपका 2026-27, ग्रीन बजट 2026-27 राशि बढ़ाई हमने। पहली बार हमने बजट का कितना दिया था, 5.18% दिया था, तो हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं। ग्रीन बजट के साथ साथ हम लोग ग्रीन रेटिंग सिस्टम लेकर आए हैं। 2024 से हम लोग जो है वो होटल, आवासीय, इनको जो है हम रेटिंग भी दे रहे हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। और उसके साथ साथ हम लोगों ने आज के दिन 75 प्रशासनिक हमारे जो विभाग हैं उनको हम लोगों ने पेपरलेस कर दिया है, जिससे आज 60,000 कार्यालय, 10 लाख से अधिक जो यूजर करता, 42 लाख से अधिक फाइलें जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, पेपरलेस हो चुकी हैं। ये आपके सारे इनिशिएटिव्स पहला पार्ट है। ये अध्याय 9 का पहला पार्ट है जो मैंने आपको याद करवाया है। अध्याय 9 का पहला पार्ट है जो पेपरलेस प्रशासन की बात कर रहा है, पेपरलेस प्रशासन की बात कर रहा है, जिसमें 75 विभागों को हमने कवर कर लिया है। उसके साथ साथ ग्रीन बजट पिछली बार 5.18 का था, इस बार 5.48 का है, 5.48 का है। ये आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। कर लोगे याद? ये देखो अपन ने जो डायग्राम बनाया था उसी के साथ साथ याद कर लेते हैं, उसी के साथ साथ जो है वो दोस्तों जो याद करने की कोशिश करते हैं। और तो क्या है, ये नवीनतम पहल में यहाँ तक तो तुम लोगों ने याद कर ही लिया था, कर लिया था ना, यहाँ तक तो याद कर ही लिया था। नवीनतम पहल में इतनी चीज़ें तो याद हो गई थी। फिर उसके अलावा हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्या है, और नवीनतम पहल स्पेशली तो एक तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, जिस पे हमने सुबह ही बात करी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर स्पेशली अगर हम देखें तो बर्तन बैंक योजना है। क्या है भाई? बर्तन बैंक योजना है।
1000 ग्राम पंचायत में। डिटेल से चर्चा कर ली हमने। उसके अलावा हम क्या बना रहे हैं, बीज बैंक। उसके अलावा सांगानेर में हमने क्या लगा रहा है, कॉमन एफिलेट ट्रीटमेंट प्लांट। उसके अलावा आईओटी आधारित बोतल, जो प्लास्टिक बोतल है, उसके मैनेजमेंट के लिए हमने 50 इकाई लगा रखी है, 50 मशीन लगा रखी है, 50 मशीन लगा रखी हैं। उसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हमने 1 जुलाई 2022 से बैन कर रखा है। कोई विक्रय की सूचना देता है तो 10,000, और कोई कम बताई दे कि कहाँ बन रहा है तो 15,000 रुपये का हम पुरस्कार देते हैं। क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। और राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम हमारे यहाँ चल रही है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 जो चल रही है, जो आपके यहाँ 5 जून 2025 से चल रही है, 5 जून 2025 से चल रही है। इसमें हम हमारे यहाँ कोई अगर लगाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो 2 करोड़ तक अनुदान और 5% 0.5% अतिरिक्त छूट ब्याज में। ग्रीन बजट हम लोगों ने पढ़ा, पहला तो आया था 19 फरवरी 2025 का, जिसमें 5.18% हमने पैसा दिया। सेकंड अब आया है, उसमें हम दे रहे हैं 5.48% पैसा। आज 75 विभाग हमारे क्या हो चुके हैं, पेपरलेस। छाप लेना भाई दिमाग में, एक एक चीज बताइए आपको। लगभग 25 जिलों में 150 के आसपास जो है वो क्या चल रहा है, बीज बैंक। ठीक है। और बर्तन बैंक योजना मैंने आपको बताई थी। बजट 2025-26 1000 ग्राम पंचायत, 1000 ग्राम पंचायत 400 सेट, 1 लाख रुपए। ये सांगानेर, ये हो गया, ये मशीन होगी, सिंगल यूज प्लास्टिक। आशा करता हूँ कि जो आपने इनिशिएटिव पढ़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हो गए, लगभग 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 25 इनिशिएटिव हो गए। पर्यावरण संरक्षण की 25 पहल हो गई है। याद कर लेना, मज़ा आ जाएगा। अब मैं आपको 5 नीति और SDG और याद करवाऊंगा। पर आप लोगों के लिए इको सर्वे की ये किताब कंप्लीट होने वाली है। आप लोग नज़दीकी बुक डिपो से ला सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी पॉलिटी की दोनों किताबें उपलब्ध हैं। जो भी विद्यार्थी लाना चाहें, पॉलिटी की आपकी जो है वो दोनों किताबें उपलब्ध हैं। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। किताब थोड़ी बड़ी ज़्यादा है, लेकिन कंटेंट आपको लाजवाब दिया गया है। इसलिए जो भी विद्यार्थी लाना चाहें, पॉलिटी की दोनों किताब भी ला सकते हैं। 3 ईयर फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है और सभी बैचेज चल रहे हैं। 3 ईयर फाउंडेशन बैच आपके छोटे भाई बहन जो 12th पास किए, वो अगर आना चाहें, वो अपनी तैयारी करना चाहें, मोस्ट वेलकम है, पधारो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में और जल्दी पूरा करते हैं इको सर्वे। थैंक यू, जय हिंद।